Hello everyone, this is my PPT presentation for BSc Nursing Part First. यूनिट हमारी 15 थी, केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रीविंग प्रोसेस और मेडिकल लीगल केसेस, MLC, मेडिको लीगल केसेस। तो पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रीविंग प्रोसेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, कि ग्रीफ की कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो आज हम जो है हमारा ग्रीफ वाला टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, और इसका लास्ट टॉपिक है ग्रीविंग प्रोसेस। और उसके बाद एक नया टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे MLC, मेडिको लीगल केसेस। तो केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट जो है हमारी यूनिट चल रही है और उसका पार्ट 5 है ये। ग्रीविंग प्रोसेस, ग्रीफ प्रोसेस और रिएक्शन टू ग्रीफ। तो ग्रीफ इज द इमोशनल पेन कॉज्ड बाय अ लॉस। रिएक्शन to both grief and dying are similar. The stages of this reaction overlap and vary among individual. तो हमने ये देखा है कि एक तरीके से जितना भी हम ग्रीफ पढ़ते आ रहे हैं तो ग्रीफ के बारे में हम एक ही वर्ड कह सकते हैं कि ग्रीफ इज द इमोशनल पेन कॉज्ड बाय द लॉस। हमारी लाइफ में कोई भी लॉस आता है उसके बाद ग्रीफ आता है, और इस ग्रीफ को हम कह सकते हैं इमोशनल पेन। किस टाइप के इमोशंस है ग्रीफ? इमोशनल पेन। और जो ग्रीफ की और जो डाइंग, यानी जब कोई पेशेंट मर जाता है तो दोनों की जो रिएक्शन है वो सेम रहती है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जब किसी की लविंग वन की डेथ होती है तो आपकी लाइफ में लॉस होता है, और लॉस होने के बाद ग्रीफ की स्टेजेस स्टार्ट हो जाती है। तो जब किसी पेशेंट की डेथ होती है और ग्रीफ की जो स्टेजेस होती हैं वो एक तरीके से सेम होती हैं, दोनों में रिएक्शन सेम देखने को मिलती है। और हर पर्सन के अंदर ये जो रिएक्शंस हैं, स्टेजेस हैं, वो अलग अलग टाइप से देखने को मिलती है, क्योंकि हर पर्सन का किसी पर्सन के साथ एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो अटैचमेंट अलग है, उसकी फीलिंग्स अलग हैं, उसके इमोशंस अलग हैं। तो हर पर्सन के अंदर इन स्टेजेस को अलग अलग टाइप से देखा जा सकता है। किसी में एक्सेप्टेंस बहुत समय बाद आएगा, किसी में एंगरनेस जो है इतना कम नहीं होगा, किसी में बहुत ज़्यादा होगा, किसी में एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं, किसी में एक्सेप्टेंस हो जाएगा। कोई डिनाइल नहीं करेगा, कोई डिनाइल करेगा, कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा, कोई बार्गेनिंग कर सकता है। हर पर्सन के अंदर ये स्टेजेस अलग अलग होंगी, क्योंकि हर पर्सन अपने आप में अलग है। हर पर्सन का हर पर्सन से इमोशनल अटैचमेंट अलग है, रिलेशनशिप अलग है, बॉन्डिंग्स अलग हैं। इन सबके बेसिस पे सबके रिएक्शंस भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो रिएक्शन ऑफ ग्रीफ, ग्रीविंग प्रोसेस, ग्रीफ प्रोसेस, ये सब सेम टॉपिक है। तो अकॉर्डिंग टू इंगल 1954 proposed that grieving process has 6 phases as given below. तो ग्रीविंग प्रोसेस के 6 फेजेस हैं मेनली जो हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से फेजेस हैं? फर्स्ट है शॉक एंड डिसबिलीफ, सेकंड है डेवलपिंग अवेयरनेस, थर्ड है रेस्टिट्यूशन, फोर्थ है रिसॉल्विंग द लॉस, नेक्स्ट है आइडियलाइजेशन एंड लास्ट है आउटकम। अब इन सारे फेजेस में क्या क्या रिएक्शन होते हैं, पेशेंट कैसे कैसे शो करता है, वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना शॉक एंड डिसबिलीफ। शॉक एंड डिसबिलीफ। हियर द पर्सन यूजुअली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ लॉस, फॉर एग्जाम्पल नो नॉट मी। इट मीन्स जब भी लाइफ के अंदर कोई लॉस आएगा तो उसका नॉर्मल रेस्पॉन्स आएगा ग्रीफ, और पेशेंट उस स्टेज के अंदर सबसे पहले क्या करता है? शॉक एंड डिसबिलीफ शो करता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं इस चीज को नहीं मानता, रिफ्यूज करता है, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। नो नॉट मी, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला फेज कौन सा होगा अपना? शॉक एंड डिसबिलीफ, जिसमें उस चीज को एक्सेप्ट
नहीं करेगा, शॉकिंग कंडीशन होगी, वो उस चीज को विश्वास नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा, डिसबिलीफ। सेकंड फेज आएगा डेवलपिंग अवेयरनेस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल एंड इमोशनल रेस्पॉन्स सच एज एंगर, फीलिंग एम्प्टी एंड क्राइंग, फॉर एग्जाम्पल व्हाई मी। यानी इस डेवलपिंग अवेयरनेस के अंदर क्या होगा कि उसको इस चीज पे धीरे धीरे उसके माइंड में ये एक्सेप्टेंस आने लगेगी कि अब जो भी मेरी लाइफ में लॉस हुआ है, जैसे लविंग वन की डेथ हो गई तो वो डेथ हो चुकी है, और जैसे ही उसके अंदर ये एक्सेप्टेंस आने लगेगी तो फिजिकल और इमोशनल रेस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। और उसके एग्जाम्पल से जैसे वो एंगर करेगा, गुस्सा करेगा, फीलिंग ऑफ एम्प्टी, वो खालीपन उसके मन में आएगा कि मेरे साथ अब कुछ भी नहीं है, खालीपन है, मैं लाइफ में अकेला हो गया हूँ, क्राइंग, वो रोने लग जाएगा, वो अपने आप से बार बार क्वेश्चन करेगा व्हाई मी, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो एक तरीके से वो इस लॉस के लिए डेवलपिंग अवेयरनेस, वो अपने आप को अंदर से अवेयर कराने की कोशिश कर रहा है कि यस मेरे साथ ये लॉस हो चुका है, और उसके लिए वो फिजिकल और इमोशनल रेस्पॉन्स को दे रहा है। तो सेकंड जो हमारा फेज था वो था डेवलपिंग अवेयरनेस। नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन। इट इन्वॉल्व्स द रिचुअल्स सराउंडिंग लॉस एंड विथ डेथ includes religious, culture and social expression of mourning such as funeral services. It means restitution का मतलब है it involves the rituals surrounding loss. अब उसकी लाइफ में ये लॉस हुआ, उसके बाद उसके अंदर शॉक और डिसबिलीफ वाली कंडीशन आई, उसके बाद उसमें अवेयरनेस वाली कंडीशन आई, डेवलपिंग अवेयरनेस, और उसके बाद रेस्टिट्यूशन आएगा। रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि वो अपने रिचुअल सराउंडिंग लॉस, वो अपनी लाइफ से अलग होने लगेगा, उसके सोशल एक्सप्रेशन खत्म हो जाएंगे, उसका रिलीजियस से अलग हो जाएगा, अपने कल्चरल एक्टिविटीज से अलग हो जाएगा, वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज से डिटैच होने लगेगा, अलग होने लगेगा, और इसी फेज को हम कहेंगे रेस्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट फेज है हमारा रीसॉल्विंग द लॉस। इट इज डीलिंग विद द वॉइड लेफ्ट बाय द लॉस। अब उस पर्सन की लाइफ में लॉस होने के बाद इतने समय उसने एंगर में रहा, डिप्रेशन में रहा, अपनी सोसाइटी से अलग हो गया, जॉब पे जाना बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, फ्रेंड से मिलना बंद कर दिया। अब रीसॉल्विंग द लॉस का मतलब है कि जो भी ये चीजें उसके साथ हो रही है, जो वो अपनी सोसाइटी से, अपनी लाइफ से डिटैच हुआ है, इन सब के साथ वो डील करना सीखेगा। डील करना सीखेगा मतलब है कि अब इन सारी फीलिंग्स के साथ वो अपने आप को एडजस्ट करना सीखेगा और वापस नॉर्मल रूटीन लाइफ में अपने आप को लाने की कोशिश करेगा। इट इज डीलिंग विद द वॉइड लेफ्ट बाय द लॉस्ट के कारण जो उसकी लाइफ में चेंजेस आए हैं उनको वापस ठीक करने की कोशिश करेगा, वापस अपनी रूटीन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, वापस अपनी जॉब पर जाने लगेगा, फ्रेंड्स से मिलने लगेगा, सोसाइटी में वापस मिलने लगेगा, वापस अपने आप को रूटीन लाइफ में लाने की कोशिश करेगा। और ये सब हमको देखने को मिलेगा रीसॉल्विंग द लॉस कंडीशन। नेक्स्ट इसके बाद आएगा आइडियलाइजेशन। द गुड क्वालिटीज ऑफ द पर्सन और ऑब्जेक्ट लॉस्ट फॉलोड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस। अब आइडियलाइजेशन स्टेज के अंदर उस पेशेंट में, उस पर्सन में ये एक्सेप्टेंस आने लग जाएगी कि जो गुड क्वालिटी ऑफ द पर्सन और ऑब्जेक्ट था, यानी जो उसके पास उसकी कीमती चीज थी, या जो उसका इंपॉर्टेंट गुड क्वालिटी ऑफ द पर्सन, जो उसका पर्सन था, जैसे डेथ ऑफ लविंग वन, वो लॉस्ट हो चुका है, वो उसकी लाइफ में अब नहीं रहा है, और उसके अंदर ये चीज क्या होने लग जाएगी, इसके लिए एक्सेप्टेंस आने लग जाएगी। द गुड क्वालिटी ऑफ द पर्सन और ऑब्जेक्ट लॉस्ट फॉलो बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस, कि वो पर्सन या फिर वो इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्जेक्ट मेरी लाइफ में नहीं रहा। और ये हमें देखने को मिलेगा किसमें, आइडियलाइजेशन में। और लास्ट है आउटकम।
It is the final resolution of the grief process, including dealing with the loss as a common life occurrence. और आउटकम वाली इसके अंदर क्या होगा? रिसोल्यूशन, फाइनल रिसोल्यूशन। इस ग्रीफ प्रोसेस के थ्रू उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी और वो लाइफ के अंदर इस ग्रीफ से, इस लॉस के साथ डील करना सीख जाएगा और कॉमन लाइफ के अंदर इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए इसके साथ अपनी लाइफ को सरवाइव करना सीख जाएगा, इसके अकॉर्डिंग वर्क करना सीख जाएगा और इन सारे फेजेस से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और जनरली उसकी लाइफ में यहाँ पर एक्सेप्टेंस आने लगेगी, वो वापस अपनी लाइफ में नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज को फॉलो कर पाएगा। तो ये जनरली हमें देखने को मिलता है लास्ट फेज के अंदर, आउटकम फेज के अंदर। ट्रीटमेंट, नॉर्मली ये हमारे जितने भी 6 फेजेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद कुछ ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई थिंक है जो इसके अंदर ये बताना चाह रहा है। नॉर्मल ग्रीफ डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट, while completed grief require medication depending on the behavior response। अगर लाइफ में मान लीजिए हर ग्रीफ जो है इतना हाई लेवल का नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई कीमती चीज, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कीमती वॉच है, अगर वो खो जाती है तो ज़रूरी नहीं है आपको इन 5 स्टेजेस से निकलना पड़े कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, जरूरी नहीं है। हाँ वो आपके लिए कीमती थी लेकिन इतनी भी कीमती नहीं है कि आप इन 5 स्टेजेस से सर्वाइव करें। बट इसके अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, डेथ ऑफ लविंग वन, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रंस, वहां पर ग्रीफ की पावर सुपीरियर होगी और वहां पर हो सकता है कि इन स्टेजेस से निकलना पड़े। और जब ये स्टेजेस के बाद भी एक्सेप्टेंस, पेशेंट में लास्ट वाली स्टेज में एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, वहां हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? ट्रीटमेंट की। पेशेंट के बिहेवियर रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर हो गया लविंग वन की डेथ होने के बाद या पेरेंट्स की डेथ होने के बाद और पर्सन अपनी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा है, डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा है, एक्सेप्टेंस उसमें नहीं आ रही है और इन्हीं सभी कारणों से साइकेट्रिक कंडीशन उसके अंदर अराइज हो रही है। अब नॉर्मल बिहेवियर पेशेंट शो कर रहा है, पर्सन शो कर रहा है, तो वहां पर उसके बेसिस पे हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हर पर्सन में ग्रीफ का रेस्पॉन्स अलग है, इसके मैंने आपको रीज़न बता दिए हैं। सबका अटैचमेंट अलग है, सबकी फीलिंग्स अलग है, सबका इमोशंस अलग है, सबकी इंपॉर्टेंस अलग है। किसी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसी के बेसिस पे जब ये चीज़ आगे बढ़ जाएगी तब हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ग्रीविंग प्रोसेस वो कंप्लीट होता है और यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, ग्रीफ एंड ग्रीविंग प्रोसेस वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम जो है नया टॉपिक देखेंगे जो भी आपका केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट्स वाली यूनिट के अंदर ही है। और हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है MLC, मेडिको लीगल केसेस, कैपिटल MLC, मेडिको लीगल केसेस, मेडिको लीगल इश्यूज। अब क्या होते हैं मेडिको लीगल केसेस, क्या होते हैं मेडिकल लीगल इश्यूज? स्टार्ट करते हैं। अ मेडिको लीगल केस इज अ पेशेंट हु इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल with some unnatural pathology and has to be take care and guidance with the police or court। देखिए जो वर्ड लिखा हुआ है मेडिको लीगल केसेस, मेडिको लीगल केसेस, मेडिको है हमारा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, और लीगो जो है हमारा पुलिस और कोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो मेडिको लीगल केसेस, 2 वर्ड आ रहे हैं, मेडिको हेल्थ डिपार्टमेंट और लीगल यानी पुलिस से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट। तो मेडिको लीगल केसेस क्या बता रहा है? ऐसा पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है अननेचुरल पैथोलॉजी के लिए और उसको जो केयर की जरूरत है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तो है ही, यानी हॉस्पिटल तो उसे केयर प्रोवाइड करेगा ही, उसके साथ साथ उसको गाइडेंस चाहिए पुलिस और कोर्ट की भी। यानी ऐसा पेशेंट जिसको आपने अपने हॉस्पिटल में एडमिट करा है
और उसे आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन उस केस के अंदर हमें पुलिस की और कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है, क्योंकि वो जो केस है वो अननेचुरल पैथोलॉजी है एक टाइप की। अब इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये मान के चलिए इस अननेचुरल पैथोलॉजी को हम डायरेक्टली ट्रीट नहीं कर सकते, और ऐसे केसेस के अंदर हेल्थ टीम को किसका साथ चाहिए होता है? लीगल डिपार्टमेंट का, जिसमें हम इस पेशेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस और कोर्ट को, और हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ट्रीटमेंट, और उसी के साथ हमारे साथ गाइडेंस रहती है किसकी? पुलिस की और कोर्ट की, यानी लीगल डिपार्टमेंट भी यहाँ पर अटैच हो जाता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है मेडिको लीगल केसेस, MLC। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर एग्जाम्पल देखें कौन कौन से केसेस इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए पहला है अपना RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला हो सकता है। इंजरीज हो सकती हैं, जैसे फाइट हुआ, किसी ने शूट कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, किसी ने सुसाइड करने की कोशिश करी, किसी ने किसी को मारने की कोशिश करी, किलिंग, किसी ने पॉइजन लेने की कोशिश करी, खुद को मारने की कोशिश करी, रेप विक्टिम, किसी का रेप हुआ हो, कोई बर्न हो, कोई असॉल्ट वाला हो। ऐसे जो भी पेशेंट होते हैं इनके लिए हमें पहले प्रायोरिटी वाइज इन्फॉर्म करना पड़ता है किसको? पुलिस डिपार्टमेंट को। इन्हें हम डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेकर एज यूजुअल एज नॉर्मल पेशेंट ट्रीट नहीं कर सकते हैं। पहले हमें लीगल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, देन हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। बट ऐसे पेशेंट को आप डायरेक्टली ट्रीट नहीं कर सकते, आपको इसके साथ साथ लीगल एडवाइस की भी जरूरत होती है। और ये जितने भी टाइप हैं, RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं, जितनी भी हैं, ये सुसाइड, पॉइजनिंग, रेप विक्टिम, ये सारे केसेस इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? MLC केस के अंदर, मेडिको लीगल केसेस के अंदर। अब इन MLC केसेस के अंदर एक नर्सिंग स्टाफ का रिस्पॉन्स क्या रहेगा और एक नर्सिंग स्टाफ का रोल किस तरीके से रहेगा? तो अगर आपके हॉस्पिटल में MLC केस आता है, यानी इन केस में से कोई भी केस आता है, और आप अगर एक नर्सिंग स्टाफ है, तो आपका क्या क्या रेस्पॉन्स रहेगा, आपकी क्या क्या एक्टिविटी रहेगी, आपकी क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी, वो देखिए। फर्स्ट, रोल ऑफ नर्स इन MLC। फर्स्ट, ऑब्टेन कंप्लीट हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट एंड सिग्निफिकेंट अदर। आपको उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, या तो खुद पेशेंट से, या फिर उसके फैमिली मेंबर से, या फिर जो उसको लेके आया उससे। फॉर एग्जांपल, एक्सीडेंट का पेशेंट है तो आपको पूछना है ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कब हुआ, गलती किसकी थी, उसकी लोकेशन क्या है, जगह की लोकेशन क्या है, एक्सीडेंट हुआ उस समय उनके पास व्हीकल कौन सा था, टाइप ऑफ व्हीकल। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से अराइज करने हैं। गाड़ी पे कितने जने थे इनके साथ, तो आप ये सारी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट से और उसके रिलेटिव से। नेक्स्ट, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल ऑन ड्यूटी इन द हॉस्पिटल एंड द चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड रिलेटेड अदर हॉस्पिटल अथॉरिटी। अब आपको सबसे पहले ऐसा केस आता है तो किस किस को इन्फॉर्म करना है? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपके पास का जो पुलिस स्टेशन है, जो उस एरिया का पुलिस स्टेशन है, वहां पे इन्फॉर्म करना है कि हमारे हॉस्पिटल में इस टाइप का केस आया है और हमें लीगल एडवाइस की जरूरत है। तो आप पुलिस ऑफिसर को, कांस्टेबल को, इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अपने हॉस्पिटल की मेन अथॉरिटी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, CMO को भी इन्फॉर्म करना है। साथ साथ अदर रेलिवेंट अथॉरिटी जो जो इस MLC केसेस के लिए वर्क करती है, जिन जिनको जरूरी है इन्फॉर्म करना, उन सबको भी हम इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, when it is made a MLC, then record it on the patient case sheet with red ink on right hand of top corner। जब भी आपके वार्ड में MLC वाला पेशेंट यानी मेडिकल लीगल केस वाला पेशेंट आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखिए, आपको वहां पर रेड इंक से राइट हैंड टॉप कॉर्नर, उस पेपर पे रेड इंक से राइट हैंड से राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पर मेंशन करना है MLC केस। उस शीट पे आपको क्या मेंशन करना है? MLC केस है। उसको लिखने का तरीका है रेड इंक, कौन सी इंक? रेड इंक
राइट हैंड टॉप कॉर्नर, और वहां पर आपको मेंशन करना है कौन सा, एमएलसी का केस, मेडिको लीगल केस। तो ये जो है इसको लिखने का तरीका है, और इसमें जो इंक यूज होती है वो कौन सी इंक यूज होती है, रेड इंक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। नेक्स्ट, डू नॉट गिव एनी स्टेटमेंट अबाउट द पेशेंट कंडीशन टू पुलिस, मजिस्ट्रेट और मीडिया, ओनली अ डॉक्टर इज टू गिव इंफॉर्मेशन। अगर आपसे मीडिया वाले, मान लीजिए ऐसा कोई भी केस आता है, रेप विक्टिम आया, बर्न वाला आया, पॉइजनिंग वाला आया, एक्सीडेंट वाला आया, और वहां पे एकदम से पुलिस आ जाती है, मीडिया आ जाती है, और वो आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस समय आपको रेस्पॉन्स नहीं देना है। उस रेस्पॉन्स की जो एक्चुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर के पास है। डॉक्टर उस केस से रिलेटेड सारी हिस्ट्री कलेक्ट करेगा, या आपने जो हिस्ट्री कलेक्ट करी है वो आप डॉक्टर को दीजिए, और उस केस से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो डॉक्टर खुद देगा। तो ऐसे समय आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है। नेक्स्ट, व्हेन अ पेशेंट हैज टू बी डिस्चार्ज, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल ऑन ड्यूटी इन द हॉस्पिटल एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम अदर, देन ओनली डिस्चार्ज। और जब भी हम ऐसे एमएलसी वाले पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे तो सबसे पहले हमें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म करना है, हमारे यहाँ की रेलिवेंट अथॉरिटी लाइक चीफ मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। और जब दोनों साइड से हमें क्लियरेंस मिल जाएगा, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्लियरेंस मिलने के बाद हम उस पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे, उससे पहले डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इफ एन एमएलसी पेशेंट एब्सकॉन्ड, इन्फॉर्म द चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड डॉक्टर इमीडिएटली। और अगर मान लीजिए ऐसे केसेस के अंदर एमएलसी पेशेंट, मेडिको लीगल केसेस वाला पेशेंट जो है हॉस्पिटल से भाग गया, एब्सकॉन्ड का मतलब फरार हो गया, भाग गया, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप अपने हॉस्पिटल की रेलिवेंट अथॉरिटी यानी मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे, और फिर पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म करेंगे कि जो एमएलसी वाला पेशेंट था वो यहाँ से एब्सकॉन्ड हो चुका है, यहाँ से भाग गया है। नेक्स्ट, नो एमएलसी पेशेंट गो थ्रू लामा। लामा की फुल फॉर्म है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। जब आप मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट हॉस्पिटल से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आपकी पावर है लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, कि मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल जाना चाहता हूं, जबकि आपका डॉक्टर आपको कह रहा है नहीं आपको यहां रहकर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मुझे किसी और हॉस्पिटल जाना है और मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूं, तो उसके लिए पेशेंट यूज करता है किसका, लामा का, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो एमएलसी केस वाला जो पेशेंट है वो इसका यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है वो क्रिमिनल हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो लामा का यूज नहीं कर सकता। तो जब भी एमएलसी केस लगते हैं तो वहां पर लामा नहीं लगता है, लामा का यूज करके पेशेंट बाहर नहीं जा सकता हॉस्पिटल से, या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं ले सकता। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट दैट आर गिवन टू द पेशेंट टाइमली, एक्यूरेटली, ड्यूली साइन द नर्सेज नोट्स। जो भी आप एमएलसी वाले पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे यानी जो नर्सिंग नोट्स लिखेंगे वो सब एक्यूरेट होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, उसमें हर जगह आपके साइन करे होने चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ये सारे पेपर एक लीगल एविडेंस का काम करते हैं। तो हमें इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करनी। Record and all the document related to the patient and his caregiver, his stay in the hospital must be kept safely, should be handed over to the authorized person as appointed by the hospital authority. पेशेंट की जो भी फाइल है एमएलसी केस के अंदर वो सिर्फ हॉस्पिटल के ऑथराइज पर्सन ही यूज कर सकते हैं, किसी भी अननोन पर्सन के हाथ वो फाइल नहीं लगनी चाहिए। एक ऑथराइज पर्सन को ही आप वो फाइल दे सकते हैं और आप ही उसका यूज कर सकते हैं, और उस फाइल को आपको सेफली रखना है, क्योंकि वो फाइल किसका काम करेगी, लीगल एविडेंस का। और ये केस कौन सा है, एमएलसी का केस है, तो उस फाइल को आपको एकदम सेफली रखना है। एंड लास्ट, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एमएलसी द बॉडी इज नॉट टू बी हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स, इट नीडेड टू बी एक्यूरेटली लेबल्ड
and sent to mortuary. Chief medical officer or police officer should be informed at the same time or appropriate authority must be informed. अगर मान लीजिए एमएलसी केस वाले पेशेंट की डेथ आपके हॉस्पिटल में हो गई तो आपको उसकी डेड बॉडी को उसके रिलेटिव्स को हैंडेड ओवर नहीं करना है, बॉडी नहीं देनी है, डेड बॉडी उस पर एक्यूरेटली लेवल मार्क करना है और उसे मॉर्चरी में सेंड कर देना है। जहां पे डेड बॉडी को रखा जाता है वो है मॉर्चरी। और उसके बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर सबको इन्फॉर्म करना है और जो रेलिवेंट अथॉरिटी है वो इससे रिगार्डिंग डिसीजन लेगी कि पेशेंट की डेड बॉडी को हैंडेड ओवर करना है या फिर नहीं करना है। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है रेलिवेंट अथॉरिटी की। तो ये है हमारे एमएलसी केसेस और एक नर्सिंग स्टाफ का एमएलसी केसेस में क्या क्या रोल है। तो यहां पर हमारा जो एमएलसी टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मेडिको लीगल केसेस।